Hello everyone, this is Ritik and you are watching Due Commerce and welcome back to the new video of Due Commerce। तो गाइज़ आज से हम शुरू करने वाले हैं बिज़नेस लॉज और इससे हमारी एमकॉम की प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। हर 2 दिन के अंदर मैं न्यू वीडियोस डालूंगा बिज़नेस लॉज की और ये रेगुलर रहेंगी और इनको अगर आप साथ साथ पढ़ोगे मेरे तो आपका बिज़नेस लॉज कंप्लीट होता रहेगा। आपको बुक वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो बिज़नेस लॉज के अंदर हम बेसिकली 4 एक्ट्स को करने वाले हैं। सबसे पहला जो एक्ट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हम करेंगे शुरू अभी, और ये सबसे बड़ा मतलब एक्ट है इन चारों में से। ये बाकी 3 तो जल्दी हो जाएंगे कवर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो गाइस बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट वीडियो है एंड इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं ना, तो इसका हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्ट है क्या क्या करता है ये एक्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लागू हुआ पूरे इंडिया पे 1 सितंबर 1872 को टू द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लागू हुआ था ये। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे? वो इंश्योर करते थे लीगल रेमेडीज़ टू द एग्रीव्ड पार्टी को एंड टू इंश्योर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर ऑनर्ड आएगा यहाँ पे, ह्यूमर्ड लिखा हुआ है। तो गाइज़ इसका मतलब क्या है कि वो इंश्योर करते थे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को जो कि कॉन्ट्रैक्ट से निकल के आते थे। मतलब जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, तो क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस निकल के आते हैं उसको देखती है वो, एंड लीगल रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाती है टू द एग्रीव्ड पार्टी। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ये डिविजिबल है 2 पार्ट्स के अंदर। 2 पार्ट्स के अंदर डिविजिबल है। फर्स्ट पार्ट है सेक्शन 1 से लेके 75, जो कि नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को लेके बात करता है, और जो पार्ट सेकंड है 124 टू 238 सेक्शन, वो डील करता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स को, जैसे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम बाद में धीरे धीरे आगे आगे पढ़ते रहेंगे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? इट डज़ नॉट डील विद ऑल ब्रांचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल ब्रांचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स से यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे कि सेल ऑफ गुड्स या फिर पार्टनरशिप से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उनके लिए तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट्स हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी ब्रांचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं इंक्लूड करता। समझ गए कि कौन सी को नहीं इंक्लूड करता? जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, वो सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। पार्टनरशिप का है तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कवर करता है। तो कुछ ब्रांचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर नहीं करता। सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है, नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है इट डू नॉट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बिफोर इट केम इनटू ऑपरेशन। मतलब कि 1 सितंबर 1872 से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे उनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। थर्ड जो इसका लिमिटेशन है वो डज़ नॉट ले डाउन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़। मतलब कि ये राइट या फिर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बताता है कि क्या क्या राइट्स हैं या फिर ऑब्लिगेशन है ऑफ दी बोथ पार्टीज़। ऑलराइट। तो गाइज लास्ट जो इसकी लिमिटेशन है, इसका नाम पढ़ के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये है जस्ट इन पर्सनम, जिसका मतलब है कि राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। फिर लिखा हुआ है बट नॉट जस्ट इन रैम। जस्ट इन रैम का मतलब है राइट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। मतलब कि ये तो है होल वर्ल्ड, ठीक है, और जस्ट इन पर्सनम है अगेंस्ट दी पर्टिकुलर पर्सन। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए लागू होता है, यानी कि इट गिव्स राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। वो वर्ल्ड के लिए राइट नहीं दे रहा है हमको। समझ गए? इसका अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से बताऊं तो, अब जस्ट इन पर्सोनम का क्या है एग्जांपल? जैसे कि मैंने आपसे 1000 रुपये लेने हैं, तो मैंने आपसे लेने हैं वो, तो मेरा राइट है अगेंस्ट यू आर अ पर्टिकुलर पर्सन। तो वो हो गया जस्ट इन पर्सोनम। तो ये थी लिमिटेशन। तो देखो गाइस, सबसे पहली और मेन बात है कि कॉन्ट्रैक्ट को हमें जानना है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है और एग्रीमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लोज H ऑफ ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन
एग्रीमेंट विच इज़ इनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये एग्रीमेंट है और इनफोर्सिएबल बाय लॉ है, ठीक है, ये दो चीज़ है इसके अंदर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एग्रीमेंट क्या होता है, कि एग्रीमेंट क्या है। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन ये दे रखी है यहाँ पे, एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट, मतलब जिससे कंसिडरेशन पैदा हो उसे उसको हम कहेंगे एग्रीमेंट, ठीक है गाइज। तो अब हमें समझ में आ गया कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट के अंदर एक वर्ड है प्रोमिस, तो प्रोमिस किसे कहते हैं हम वो देखते हैं पहले। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रोमिस, एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाए तो वो बन जाता है प्रोमिस, यानी कि वो एक्सेप्टेंस ही है एक तरीके का, ठीक है। तो एग्रीमेंट किन दो चीज़ों से बना है, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट, समझ गए। ऑलराइट, अब एग्रीमेंट हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब सेकंड चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए, वो है इनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब लीगल ओब्लिगेशन होना बहुत ज़रूरी है फॉर बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई एग्रीमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट बने तो दो इसेंशियल्स हो गए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहला हुआ एग्रीमेंट, दूसरा हुआ इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये कॉमन एग्रीमेंट्स है, सॉरी कॉमन इसेंशियल्स है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ए प्रोमिसेस टू सेल हिज कार टू बी, ए ने प्रोमिस किया सेल करने की अपनी कार बी को, बी फॉर 10,000 रिसीव्ड बाय हिम, हिम मतलब ए को बी ने 10,000 रुपये दे चुका है वो, विच मीन्स कि ऑफ़र एक्सेप्ट हो चुका है। और ऑफ़र किसने बनाया, ऑफ़र ए ने बनाया, मतलब ए ने ऑफ़र किया बी को कि मेरी कार ले लो, ठीक है, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। कैसे पता चला हमें, क्योंकि उसने 10,000 रुपये उसे दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑफ़र हो रहा है और यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी हो रही है, तो ये एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली बन गया ना, एग्रीमेंट बन गया। अब ये एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा, जब वो इनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहे हैं, मतलब कि ए या फिर बी सू कर सकता है ए को अगर उसने कार नहीं बेची, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट हो रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एमकॉम से रिलेटेड भी आ सकता है, कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स है बट सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों है ये हम जानते हैं। सबसे पहले देखो, कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स क्या थे, कि वो एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब पार्टीज़ के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर और सेकंड जो थी वो थी लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि इनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। तो गाइज़ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, एग्रीमेंट है और लीगल ऑब्लिगेशंस है। मतलब कि एग्रीमेंट हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको मिलेगा। बिना एग्रीमेंट के, विदाउट एन एग्रीमेंट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता विदाउट एन एग्रीमेंट। जब तक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं जा सकता। और अब मैं सेकंड जो लाइन है इसे अगर पढूं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इसका रीज़न क्या है कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लीगली कुछ भी हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं कि अ फादर प्रोमिसेस टू गिव हिज सन 100 रुपीज़ पर मंथ। तो उसका सन अपने फादर को जाके सूट थोड़ी ना कर सकता है कि मैंने इस पे केस कर दिया क्योंकि मेरे को 100 रुपये नहीं देता रोज़, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे किस चीज़ की कमी होती है, यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है, सोशल ऑब्लिगेशन। और कमी किसकी है, लीगल ऑब्लिगेशन की कमी है। मतलब ऑब्लिगेशन तो है बट यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, विच मीन्स इट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट। ओके, तो ये भी हमारा हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड हमारी ये लास्ट स्लाइड है और इसमें हम जानेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होना, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, इसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये हमने पढ़ चुका। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मतलब कि एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट ये हमने पढ़ लिया अभी पहले इसकी डेफिनेशंस वाले स्लाइड में। तो सबसे पहला इसेंशियल था कि ये होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड जो था इसेंशियल वो था लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि दोनों पार्टीज़ को इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ वहाँ पे आ जाएगा, तो वो क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो थर्ड चीज़ है वो है कॉन्सेंस एड आइडम। इसका मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेज़ है जो कि यूज़ होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टू डिस्क्राइब द इंटेंशन टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे हम कहेंगे म्यूचुअल एसेंट, मतलब दोनों का म्यूचुअली एग्री होना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी एक इसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अब फोर्थ चीज़ आ जाती है, फोर्थ पॉइंट है कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 11, मतलब कि दोनों पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 कौन सी पार्टीज़ कॉम्पिटेंट है वो ये बताता है। सबसे फर्स्ट है कि इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब वो पार्टी मेजोरिटी वाली एज, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए, वो माइनर से बड़ा होना चाहिए। सेकंड है इज़ ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। थर्ड है इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, किसी लॉ के द्वारा, मतलब कोई भी लॉ अदर देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसी भी लॉ के द्वारा अगर वो डिस्क्वालीफाइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की बात। फिफ्थ पॉइंट है फ्री कंसेंट, यानी कि फ्री कंसेंट तभी हो सकता है जब ये 5 चीज़ें जो कि सेक्शन 14 के द्वारा बताई गई हैं इसके द्वारा ना हो, ये फ्री कंसेंट इन 5 चीज़ों से ना लिया गया हो। सबसे पहली चीज़ है कोअर्शन, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर है अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो इन 5 चीज़ों से लिया हुआ कंसेंट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट हमारा। सिक्स्थ पॉइंट है इसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो है लॉफुल कंसिडरेशन। इफ़ अ पर्सन इज़ टेकिंग समथिंग, मतलब वो उससे ले रहा है कुछ, तो उसने कुछ ना कुछ दिया भी होगा, विच मीन्स कि गेटिंग एंड गिविंग। तो कंसिडरेशन एक प्राइज़ है जो कि दोनों पार्टियों के बीच होता है फॉर गिव एंड टेक। और यहाँ पे लॉफुल वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? लॉफुल यानी कि कंसिडरेशन, वही कंसिडरेशन जो कि लॉ की नज़रों में लॉफुल माना गया है, उसी को हम वैलिड कंसिडरेशन बोलेंगे। अब 7th पॉइंट पे आ जाते हैं हम। 7 पॉइंट क्या है हमारा? 7 पॉइंट है लीगल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट का लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इलीगल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। 8th पॉइंट पे अब हम आ जाते हैं सर्टेनिटी ऑफ मीटिंग इन एन मीनिंग, सॉरी यहाँ पे मीनिंग आना था, गलती से ये टाइप हुआ है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग इन एन एग्रीमेंट, इसका मतलब है कि एग्रीमेंट का मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और जो मीनिंग है वो इजीली कन्वे होना बहुत ज़रूरी है जिसके साथ भी एग्रीमेंट हो रहा है दोनों पार्टीज़ के बीच। अब नाइन्थ के ऊपर आ जाते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि अब हम दोनों हैं, जो वीडियो देख रहा है और मैं, तो हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं, उस परफॉर्मेंस की कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं जो परफॉर्मेंस कभी हो ही नहीं सकती। जैसे कि मेरे को कूदना है 100 फीट खड़े खड़े बिना किसी मदद से, तो वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्मेंस। ऑलराइट, जो 3rd पॉइंट है वो है 10th पॉइंट है वो है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। सेक्शन 24 to 30 ऑफ ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताता है कि कौन से एग्रीमेंट वॉइड हैं, ठीक है, कौन से एग्रीमेंट वॉइड हैं, तो वो एग्रीमेंट भी नहीं होना चाहिए इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वरना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। उसके बाद है लीगल फॉर्मेलिटीज़। कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ करना बहुत ज़रूरी है, या जैसे कि राइटिंग के अंदर होना चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सिग्नेचर्स होने बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो राइटिंग में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर आती हैं, और जो इसेंशियल
बन जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कर दिया है, जिसके अंदर हम बेसिकली हमने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्टेंस क्या होती है, और थोड़ा बहुत बेसिक जाना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में।